हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जिसका कि आज ये 13वां वीडियो है। और आज के 13वें वीडियो में हम लोग वंशागति का आणविक आधार का पार्ट 2 करने वाले हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके 12वें नंबर वीडियो को देख सकते हैं। इस चैप्टर को इंग्लिश में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ये 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आएंगे। आप बशर्ते दिल से फॉलो कर लीजिए, ईमानदारी से आप 2-3 बार हर वीडियो को देखिए और जो चीज़ मैं बोलूँ कि नोट डाउन करना है, जो आपको याद नहीं है उसको नोट कर लीजिए आप, और उसको 1-2 बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। आपका कन्फर्म 35 से 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 35। आप लोग फटाफट लाइक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, आपको बता दें कि आपके सिलेक्शन के लिए कम से कम 250 प्लस मार्क्स चाहिए। और इसके लिए आपको मैं बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। आपको बायोलॉजी के लिए तो इधर उधर नहीं जाना है कहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपको पूरा एनसीईआरटी लेके नहीं बैठना है। अभी के टाइम पे सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप थोड़ा बहुत पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते बायोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए, बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उदित फार्मेसी क्लासेस को। और इस ऐप पे एक कोर्स है बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, इस कोर्स में इनरोल होइए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी और मैथ के लिए भी हम लोग हैंड रिटेन नोट्स है, यहाँ पे कोई वीडियोस नहीं, पहले बता दें आपको, कम समय में तैयारी के लिए हम लोग ये चीज़ को रेडी किए हैं। हैंड रिटेन नोट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बायोलॉजी में, बस उतना सा नोट्स है, आप उतना पढ़िए। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है जिससे आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ऑनलाइन टेस्ट है और काउंसलिंग तक हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन चाहिए तो बायोलॉजी का पूरा अच्छा तरीके से मुझे फॉलो कीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप इस ऐप पे चले जाइए। ऐप पे मात्र 300 है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, कम प्राइस में आप आराम से इस कोर्स को ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए आज के इस सीरीज में हम लोग अपना क्वेश्चन पहला ही स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, धैर्य बनाए रखिए, आराम से समझिए, आपको समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी डीएनए वलय में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा बंधा होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि डीएनए स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है, इस तरीके से डीएनए होता है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में किसके द्वारा बंधे होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बंधन की ओर देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन बंधन आप बताए थे, लेकिन आपको आज एक डिफरेंस बताते हैं कि हाइड्रोजन बंधन और फॉस्फोडाइस्टर बंधन में क्या अंतर है, तब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। चलिए पहले एक नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड को आपके लिए रेडी किया गया, आप ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। डीएनए को जब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड इसको बोला जाता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुट रहा है वो किस बॉन्ड के थ्रू जुट रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन यही बोल दे कि डीएनए में जब दो नाइट्रोजन युक्त क्षार जुटते हैं, जैसे कि साइटोसिन और गुआनिन, तो किस बंधन के द्वारा जुटते हैं, तो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। तो आपको क्लियर करके समझा दे, आराम से समझना है क्या होता है कॉन्सेप्ट। देखिए, जब दो न्यूक्लियोटाइड पूछे तो वो कौन सा बंधन के द्वारा जुटते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंधन के द्वारा। जब दो नाइट्रोजन युक्त क्षार पूछे, चाहे वो एडेनिन थाइमिन हो या गुआनिन साइटोसिन हो, वो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुटते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर ले, उसके बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन है, किसी डीएनए वलय में न्यूक्लियोटाइड, क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा बंधा होता है, तो आपका आंसर चला जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बंधन। कौन सा बंधन, फॉस्फोडाइस्टर बंधन। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड पूछे कि न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे बंधे होते हैं, तो फॉस्फोडाइस्टर बंधन से। और इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, किसी डीएनए वलय में नाइट्रोजन युक्त क्षार आपस में किस बंधन के द्वारा बंधे होते हैं,
तब बोलेंगे हाइड्रोजन बंधन। तो आप क्या समझे, क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए वलय है, ये डीएनए वलय है, इसको डीएनए वलय कहते हैं। डीएनए वलय में जब नाइट्रोजन क्षार बीच में जो इस तरीके से रहता है, नाइट्रोजन क्षार आपस में किस बंधन द्वारा जुटे होते हैं, तो हाइड्रोजन बंधन। यही पूछ दे कि नाइट्रोजन क्षार के जगह पे न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुटे होते हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंधन। ठीक है, समझ गए, पहला कॉन्सेप्ट था आज का। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या आता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि डीएनए में निहित पिरिमिडीन है। आपको इस क्वेश्चन से पहले मेरे थ्योरी पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ देखिए आप लिख के रख सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए। नॉर्मली इतना पूरा नहीं लिखना है, आपको ये रखना है कि जब बोलेगा कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके जुड़े होते हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब बोलेगा कि जब नाइट्रोजन युक्त क्षार किससे जुटे होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने नाइट्रोजन युक्त क्षार के बारे में कुछ बताया था, जैसा कि एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, यूरासिल होता है। ठीक है, जो कि कुछ डीएनए में, ये आरएनए में स्पेशली पाया जाता है, थाइमिन डीएनए में स्पेशली पाया जाता है। तो इसी नाइट्रोजन युक्त क्षार को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। एक भाग को माना गया प्यूरिन, दूसरे भाग को माना गया पिरिमिडीन। आपको स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रखना है याद, वो बस ऐसे ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके लेवल पे नहीं है, आपके लेवल पे नाम है। आपको नाम क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। नाइट्रोजन युक्त क्षार जितने भी हैं डीएनए और आरएनए में, उसको दो भाग में बांटा गया। पहला भाग को माना गया प्यूरिन, दूसरे को पिरिमिडीन। प्यूरिन में दो को रखा गया, एडेनिन और गुआनिन। किसको किसको? एडेनिन और गुआनिन को। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन में। अब पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। 3 को पिरिमिडीन में रखा गया, 2 को प्यूरिन में रखा गया। क्या आपको क्लियर हुआ प्यूरिन और पिरिमिडीन का कॉन्सेप्ट? तो आपको कॉपी में लिख के रख लेना है कि प्यूरिन में कौन कौन सा होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है। पिरिमिडीन में कौन कौन सा होता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए में निहित पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन 3 को होता है, कौन कौन सा? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब ऑप्शन मिलाइए, थाइमिन एंड साइटोसिन। थाइमिन एंड साइटोसिन, जी हाँ, ये पिरिमिडीन है। दूसरा साइटोसिन एवं गुआनिन, तो भैया साइटोसिन तो देखिए पिरिमिडीन है, लेकिन गुआनिन क्या है? प्यूरिन है, तो ये नहीं होगा। एडिनिन एवं यूरेसिल, एडिनिन तो प्यूरिन है लेकिन यूरेसिल पिरिमिडीन है, ये भी नहीं होगा। इनमें से सभी, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा थाइमिन एवं साइटोसिन। जरूरी नहीं है कि तीनों ऑप्शन मिल जाए, तीनों मिल जाए, कोई 2 भी रह सकता है, कोई 1 भी रह सकता है, क्योंकि तीनों अपने में अलग अलग है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, फिर से एक बार बता दें क्या समझना है आपको। थोड़ा सा आज लेक्चर लेंदी जाएगा, थोड़ा आपको समझना है, फोकस करके आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार 2 भाग में बांटा गया, प्यूरिन में और पिरिमिडीन में। प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो आपको डीएनए में निहित पिरिमिडीन पूछेगा तो आप थाइमिन एवं साइटोसिन में आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, डीएनए, यही पूछ देता आरएनए में निहित पिरिमिडीन, तो थाइम के क्या बोलता है, साइटोसिन एवं यूरासिल। ठीक है, क्योंकि डीएनए आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। ठीक है, अब चलिए बन गया होगा तो मैं बताता हूँ। डीएनए में निहित प्यूरिन है, प्यूरिन कौन कौन सा आता है, तो एडेनिन एवं गुआनिन। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, एडेनिन एवं गुआनिन। तो हो गया आंसर आपका एडेनिन एवं गुआनिन। देखिए यहाँ लिखा गया है गुआनिन, लेकिन होगा गुआनिन, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग थोड़ा मुश्किल होता है। एडेनिन एवं गुआनिन, ठीक है, आपको समझ लेना है इसी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु का आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? देखिए न्यूक्लिक एसिड है, बहुत सारे से मिल के क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। आपस में जुट जुट के क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड। तो उसके एक एक अणु को क्या कहते हैं, तो एक एक अणु को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए न्यूक्लियोसाइड भी ऑप्शन में रहेगा, न्यूक्लियोटाइड भी रहेगा, तो आपको क्या मारना है, टिक, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का अणु का आधारभूत इकाई किसको कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? देखिए, आपको हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे। आपको इनके बारे में मैं कुछ बता दूं कि ये एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने आनुवांशिकता के फील्ड में, जेनेटिक्स के फील्ड में कोई अहम भूमिका निभाई थी। वो है हरगोविंद खुराना, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और क्या काम किए थे ये? तो जीन का यानी डीएनए का संश्लेषण किए थे। जीन का या फिर डीएनए, देखिए ऑप्शन में कभी डीएनए लिख देता है, कभी जीन लिख देता है, ठीक है, क्योंकि जीन से ही तो डीएनए बना है, डीएनए के अंदर तो ही जीन होता है, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था कि डीएनए है या फिर जीन बोल दे, डीएनए का संश्लेषण किया था लैब में रासायनिक रूप से, ठीक है। इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु। किसके कारण? जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके मन में ललक है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरे सीरीज को आप फॉलो कीजिएगा। आपका कंफर्म है कि सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि बच्चे एक दो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में जज्बा और जुनून है। आपको एक सीट गवर्नमेंट का मिलना चाहिए और मैं भगवान से मनाता हूँ कि आपका मेरे प्रति लगाव इसी तरीके से पूरे एग्ज़ाम तक, कम से कम एग्ज़ाम तक आप लगाए रखिए। इसी तरीके से सीरीज को फॉलो करते रहिए, आपको आपका सीट मिल जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐप पे जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, नए नए कॉन्सेप्ट्स को मैं ला रहा हूँ, ठीक है। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? आपको पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी समझाता हूँ, वो देख लीजिए। वो थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि आपको तीन चीज़ पढ़ना है, तीन प्रोसेस। ट्रांसलेशन भी समझना है, ट्रांसक्रिप्शन भी समझना है, रेप्लिकेशन भी समझना है। तीन चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब अब देखिए क्या क्या होता है। रेप्लिकेशन ये है, ठीक है। रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होगा तो उसको क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। जब डीएनए से आरएनए का निर्माण, देखिए एरो दिख रहा होगा, डीएनए से आरएनए, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। आपको तीन स्टेप याद रखना है। जब डीएनए से डीएनए बने तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके से तीन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण, तो मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आपका आंसर 2 नंबर चला जाएगा। इस तरीके से आपको इस स्लाइड से काफ़ी क्वेश्चन बनने के चांस है, और मैं कहता हूं कि आपको 60% चांस है कि इस साल इस स्लाइड से आपका क्वेश्चन आएगा। आप लिख के रख लीजिए। क्या लिखना है? ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ये याद रखना है कि डीएनए से डीएनए बनने को प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए बन रहा है तो मतलब है ट्रांसक्रिप्शन, तो आंसर ट्रांसक्रिप्शन चला जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप ध्यान से देखिए तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण होता है। आप देख रहे हैं कि डीएनए से ही आरएनए बन रहा है। आप यहाँ स्लाइड में देखिए, यहाँ किससे बन रहा है? डीएनए से आरएनए। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है डीएनए में, देखिए किससे होता है? पहले तो आपको ये पता चल गया कि आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? डीएनए से होता है। और डीएनए क्या है? एक द्विवलय स्ट्रक्चर है, द्विवलय, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो डीएनए में एक होता है सेंस, एक होता है 5, इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरीके से मानना पड़ता है। मतलब आपको ध्यान से इतना नहीं फोकस करना है, आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि डीएनए क्या है? एक वलय है, ठीक है। इस तरीके से वलय होता है, इसमें 2 रस्सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक को क्या कहते हैं? सेंस कहते हैं, एक को एंटी सेंस कहते हैं, समझे? एक को सेंस कहते हैं, एक को एंटी सेंस कहते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का अर्थ पूछ रहा है कि आरएनए का जो संश्लेषण होता है किससे होता है? डीएनए के दोनों वलय से? नहीं, दोनों वलय से नहीं होता है। डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर? जी हाँ, डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर होता है आरएनए का संश्लेषण। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डीएनए में एक वलय का संरचना होता है। डीएनए का संरचना किसके जैसा होता है? एक वलय के जैसा होता है, मतलब इस तरीके से लपेटा हुआ होता है। उसमें दो स्ट्रक्चर है, एक है सेंस, एक है एंटी सेंस। तो आरएनए जो बनता है डीएनए से वो कौन से स्ट्रैंड पर बनता है? तो सेंस वाले स्ट्रैंड पे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के किस अवस्था में डीएनए कार्य रेप्लिकेशन होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन, यहाँ कार्य नहीं होगा, का, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब आप समझ लिए कि डीएनए से डीएनए का बनना, वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। जैसा कि आपको एक डायग्राम में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ डीएनए है ना, अलग अलग कलर के डीएनए हैं। तो ये दुगना हो गए, एक डीएनए से दो डीएनए बन गया। देखिए ये ब्राउन वाला का डबल हो गया, रेड वाला का डबल हो गया, ब्लू वाला का भी डबल हो गया, और नेवी ब्लू वाला का भी डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए का डीएनए से डीएनए बन गया, एक से दो हो गया, दो से चार, इस तरीके से बनता है। तो कोशिका चक्र के किस अवस्था में ये काम होता है? डीएनए रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है? तो एस फेज में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए के किस कोशिका चक्र के किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? तो एस फेज में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंड द्वारा किसके निम्न द्वारा जोड़ा जाता है? देखिए डीएनए का टुकड़ा है, मान लीजिए ये टुकड़ा अलग अलग टुकड़ा है, ये भी एक डीएनए है, ये भी एक डीएनए है, इस तरीके से ये भी एक डीएनए है। डीएनए का टुकड़ा अलग अलग है। अब हमको तीनों को जोड़ना है। क्या करना है? तीनों को जोड़ना है। तो किस एंजाइम के द्वारा जोड़ेंगे? ये अक्सर लैब में किया जाता है। तो किसके द्वारा जोड़ेंगे? तो लाइगेज के द्वारा जोड़ेंगे। किसके द्वारा? लाइगेज के द्वारा जोड़ेंगे। डीएनए के खंडन को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन कभी कतार ये आता है कि डीएनए को काटा किसके द्वारा जाता है? किस एंजाइम के द्वारा? ठीक है, तो एंडोन्यूक्लिएज, वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपको वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा जहाँ पे उसको पढ़ना है। ठीक है, आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि डीएनए के खंड को जोड़ा जाता है किसके द्वारा? तो लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से देखिए सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लगभग जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो खत्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि पिछले स्लाइड और इस स्लाइड दोनों मिला करके आपके कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन रखा है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और बनाइए, आप पहले खुद से बनाइए, उसके बाद मेरे आंसर को देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित है पर डीएनए में नहीं? कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित तो है लेकिन डीएनए में नहीं है? तो आरएनए में कौन कौन सा होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। डीएनए में कौन कौन सा होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि आरएनए में भी ये तीनों ऊपर सेम है, डीएनए में भी ऊपर में तीनों सेम है। मतलब डीएनए में थाइमिन एक स्पेशल है और आरएनए में यूरासिल एक स्पेशल है। तो इसी से तो क्वेश्चन बनता है मेन कि कौन सा आरएनए में उपस्थित रहता है मगर डीएनए में नहीं? तो आरएनए में यूरासिल है मगर डीएनए में नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा कि यूरासिल, यू से यूरासिल। तो आंसर यही हो जाएगा, कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित है पर डीएनए में नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन यूरासिल आंसर चला जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन आरएनए में उपर्युक्त नहीं है? मतलब कौन सा है जो कि आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो भैया जो डीएनए में पाया जाएगा स्पेशल, ये तीनों तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तीन दोनों में पाया जाता है, लेकिन डीएनए में स्पेशल जो है वो आरएनए में नहीं होगा, क्योंकि थाइमिन है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो चल जाएगा? थाइमिन। तो कौन सा आरएनए में उपयुक्त नहीं होता है? तो थाइमिन। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? ये भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं कि साइटोसिन किससे जुड़ा होता है। तो आप एक चीज गौर कीजिए कि आप एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। एडेनिन थाइमिन से। जहां भी देख रहे होंगे ए टी से जुड़ रहा है, ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन। मैं ये सब चीज़ डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
एडेनिन किससे जुड़ता है? थायमिन से। तो उसी तरीके से गुआनिन किससे जुड़ता है? तो साइटोसिन से। जी सी, देखिए सी साइटोसिन से कौन जुड़ रहा है? जी। जहां भी सी जी होगा, सी जी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक बार बताते हैं कि गुआनिन से कौन जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है। एडेनिन से कौन जुड़ता है? थायमिन से। और गुआनिन से जो साइटोसिन जुड़ता है कितने बंधन के द्वारा? 3 बंधन। कितने बंधन? 3 बंधन। और इस बंधन का टाइप क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। और एडेनिन जो थायमिन से जुड़ता है वो कितने बंधन के द्वारा जुड़ता है? डबल बॉन्ड द्विबंधन के द्वारा जुड़ता है, वो भी हाइड्रोजन बंधन ही होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ ये है कि डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ेगा? तो साइटोसिन जब भी जुटेगा तो गुआनिन से जुटेगा, यानी जी से जुटेगा, ठीक है। तो आंसर आपका जी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि रियली में आप एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं और आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आपको सिलेक्शन के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी मैं ये बताता हूँ कि बायोलॉजी मेरे सीरीज को फॉलो कीजिए, साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है, मेन ये है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फुल मार्क्स के चक्कर में मत पढ़िए, अब आपके पास उतना समय नहीं है। आपको सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है। उसके लिए आपको उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाइए, इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं, जितना आपको पढ़ना है। बायोलॉजी के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। मात्र 300 रुपये प्राइस है। आप ये 300 रुपये, 300 रुपये कोई बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है थोड़े से के कारण, इतना डेडिकेटेड होते हुए भी, तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपया प्राइवेट से करने में लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये 300 का कोर्स ले सकते हैं। आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएगा और टेस्ट भी करवाया जाएगा। बशर्ते आपको दिल से पढ़ना है, मन से लगे रहिए। अगर कोर्स लेने में कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। कोर्स का नाम होगा बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इवोल्यूशन पे होगा। बहुत जल्दी ही क्लास आएगा, गेट वेल सुन, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय।